हेलो दोस्तों, मैं हेमंत वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स के यूनिट 5 कंपनी लेखे का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने अंशों का निर्गमन किस प्रकार से करते हैं, अंशों के निर्गमन के समय क्या क्या प्रविष्टियाँ की जाती हैं और उसके अलावा कुछ अंशों जैसे श्वेत समता अंश, अधिकार अंश आदि के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एस्क्रो अकाउंट। इसको हिंदी में बोला जाता है एस्क्रो या निलंब खाता। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को इश्यू करती है तो वो अपने शेयरों को एक योजना के अनुसार अंशधारियों से वापस खरीद सकती है, जिसको अंश क्रय योजना कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब हो सकती है? जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था उपलब्ध हो और कंपनी को यह उचित लगे कि वो अंशों को वापस खरीद सकती है और अंशधारकों को प्रतिफल के रूप में उचित मुआवजा यानी कि पेमेंट कर सकती है, तब कंपनी अंशों को वापस क्रय करती है। तो जब कंपनी अंशों को वापस क्रय करने की योजना बनाती है तो उसके लिए सेबी ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत कंपनी को क्या करना पड़ता है, ये एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर होता क्या है, कंपनी इस एस्क्रो अकाउंट को खोलने के लिए किसी व्यावसायिक बैंक के पक्ष में एक गारंटी देती है या अपनी प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज को उसके पास डिपॉजिट करवाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी अंश क्रय योजना में एक पारदर्शिता ला सके। यहाँ पारदर्शिता कहने का मतलब ये हो गया कि अंशधारियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय फ्रॉड नहीं हो जाए, उससे बचाव के लिए इस एस्क्रो खाते का प्रयोग किया जाता है। अब इस एस्क्रो खाते के प्रयोग के अंदर होता क्या है, यदि किसी कंपनी की अंश पूंजी जो वापस वो क्रय करना चाहता है या करना चाहती है वो 100 करोड़ रुपए तक हो तो कंपनी क्या करेगी, उसका 25% बैंक के पास इस एस्क्रो खाते के अंदर डिपॉजिट करवाएगी या इस 25% के बराबर अमाउंट या प्रतिभूतियां व्यावसायिक बैंक के पास डिपॉजिट कर सकती है। इसके अलावा यदि कंपनी अंश क्रय योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से ज़्यादा अंशों की पुनः खरीद कर रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी को 100 करोड़ तक तो 25% डिपॉजिट करना पड़ेगा और 100 करोड़ से जितना ज़्यादा अमाउंट है उस अमाउंट का यानी कि जो 100 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है उस अमाउंट का 10% और कंपनी को जमा करना पड़ेगा। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास मान लीजिए किसी कंपनी के पास 125 करोड़ रुपए की अंश पूंजी निर्गमित की हुई थी जिसको वो वापस जनता से अंश क्रय योजना के थ्रू वापस परचेज करना चाहती है। तो अब यहाँ पे हम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कंपनी को प्रारंभिक 100 करोड़ तक इसका 25% कितना हो गया, 100 करोड़ का
25 करोड़ रुपए। अब इससे ऊपर का अमाउंट कौन सा है? इससे ऊपर का जो अमाउंट है वो है 25 करोड़। ठीक है, अब इस 25 करोड़ का कितना प्रतिशत? इस 25 करोड़ का 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 करोड़ रुपए। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा जो कंपनी को इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा वो कितना हो जाएगा? 25 करोड़ और 2.5 करोड़। तो कंपनी को टोटल 27 करोड़ 50 लाख रुपए इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने होंगे। अब ये जो कंपनी 27 करोड़ 50 लाख रुपए एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा और अंशधारियों को क्या बेनिफिट होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये अंशधारियों के लिए इसलिए बेनिफिट है कि अगर कंपनी क्रय योजना के अंदर कुछ फ्रॉड करती है तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन रुपयों से उन अंशधारियों को बेनिफिट दिया जा सकता है। कैसे? आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अंश क्रय योजना के थ्रू कंपनी को सेबी के जो गाइडलाइंस, जो नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों की पालना करनी होती है। उन नियमों की पालना के अंतर्गत कंपनी जैसे जैसे नियमों को पालन करते हुए सभी अंशों को वापस लौटाती है, और अगर ये जो अंश क्रय योजना है ये पूरी सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके सक्सेसफुल होने पर जो एस्क्रो अकाउंट का जो अमाउंट है वो कंपनी को वापस एक प्रोसेस के थ्रू उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन यदि कंपनी इस अंश क्रय योजना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ करती हुई पाई जाती है या इस योजना के दौरान किसी अंशधारक को कोई वित्तीय नुकसान कंपनी के कारण या कंपनी की लापरवाही के कारण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का जो एस्क्रो अकाउंट के रूप में जो रुपया जमा कराया हुआ होता है वो रुपया जब्त भी हो सकता है। ये जो रुपया जब्त होने का जो नियम बनाया हुआ है, ये नियम ही कंपनी को पारदर्शिता लाने के लिए बाध्य करता है, जिससे किसी भी अंशधारक के साथ कोई प्रकार का फ्रॉड नहीं हो सकता। तो वापस से मैं एक बार आपको एस्क्रो अकाउंट थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? कंपनी जब अपने अंशों की पुनः खरीद करना चाहती है तो उसे इस खाते का प्रयोग करना पड़ता है। इस खाते में कंपनी क्या करेगी, जितने उसने अंश क्रय योजना में वापस परचेज करने हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 100 करोड़ तक है तो 25% राशि, और अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो 100 तक तो 25% राशि, और ऊपर जो अधिक की अमाउंट है उसकी 10% राशि एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। कंपनी को अब पूरी पारदर्शिता से अंश क्रय योजना के अंतर्गत वापस अंश लेने हैं और अंशधारकों को उनका पैसा वापस लौटाना है। अगर कंपनी इसमें कुछ गड़बड़, कुछ लापरवाही करती है तो कंपनी का जो पैसा या जो प्रतिभूतियां इस एस्क्रो खाते के अंदर ट्रांसफर की गई है उनको सेबी के द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, एस्क्रो अकाउंट। अब हम इस अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर।
तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि ऋण पत्र कहते किसे हैं। कंपनी जिस प्रकार अपने लिए वित्त का प्रबंधन करने के लिए शेयर को इश्यू करती है, उसी प्रकार कंपनी वित्त की और अधिक व्यवस्था करने के लिए ऋण पत्रों को भी यानी कि डिबेंचर्स को भी इश्यू कर सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंपनी वित्त की व्यवस्था करने के लिए ऋण के रूप में जो प्रलेख इश्यू करती है उसे हम डिबेंचर कह सकते हैं। यह भी अंश की तरह एक प्रलेख होगा जिसके बदले में कंपनी जनता से पैसों की डिमांड करेगी। अब कंपनी ऋण पत्रों को जब इश्यू करेगी तो उससे संबंधित क्या क्या बातें हो सकती है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। कंपनी के पास ये ऑप्शन उपलब्ध कब होता है, जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की क्षमता का उपयोग कर चुकी होती है, उसके बाद भी कंपनी को जब वित्त की व्यवस्था करनी हो, या कंपनी जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हो और उसमें उसको वित्त की व्यवस्था करनी हो, तो उसके लिए इन परिस्थितियों में कंपनी ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स का प्रयोग कर सकती है। अब सिंपल सी बात है, ऋण पत्र और अंश दोनों ही वित्त की व्यवस्था करते हैं, फिर इनमें फर्क क्या है, यानी इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो जो ऋण पत्र होता है वो एज ए कंपनी की एक लायबिलिटी होता है, यानी कंपनी के ऊपर एक उधारी ऋण के रूप में होता है, जबकि शेयर्स जो होते हैं एज ए होते तो वो भी लायबिलिटी है, लेकिन वो शेयर्स उन शेयर होल्डर्स को एज ए कंपनी का मालिक बनाते हैं, यानी कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। शेयर होल्डर्स को कंपनी का जो लाभ होता है उस लाभ के अंदर हिस्सा मिलता है, जबकि ऋण पत्र धारक को कंपनी एक निश्चित दर से निश्चित समय पर ऋण के अगेंस्ट ब्याज का भुगतान करती है, और जब इसकी निश्चित अवधि पूरी हो जाती है तब उस मूल यानी कि मेन जो अमाउंट है ऋण पत्र का उसका भी वापस भुगतान करती है। तो मेन डिफरेंस क्या आ गया ऋण पत्र में और शेयर में? मेन डिफरेंस यही है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी के लाभों में हिस्सा मिलता है, वो कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि डिबेंचर्स होल्डर्स को कंपनी के लाभों में हिस्सा नहीं मिलता और इनको ऋण पत्र के अगेंस्ट में ब्याज का भुगतान किया जाता है समय समय पर, और जब ऋण पत्रों की अवधि पूरी हो जाती है इसकी मूल अमाउंट का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये तो है इन दोनों का डिफरेंस। अब ऋण पत्र के निर्गमन पर ब्याज की दर कितनी हो सकती है वो सेबी के गाइडलाइंस और कंपनी अपने अनुरूप इश्यू कर सकती है, चाहे 10% हो, 12% हो, 9% हो, वो अकॉर्डिंग उसको जैसा अगर अच्छा लगे, या मार्केट में जिस प्रकार की दरें अभी चल रही है प्रचलन के अंदर उसके अकॉर्डिंग दर को सेट किया जा सकता है। तो एक बार वापस बता देता हूँ, ऋण पत्र क्या होता है? कंपनी का एक ऐसा प्रलेख जो कंपनी वित्त की व्यवस्था के लिए जनता को निर्गमित करती है और इसके बदले में डिबेंचर होल्डर्स को क्या करेगी? ब्याज प्रदान करेगी। यह एक निश्चित लिमिटेड अवधि के लिए भी हो सकता है और अदर टाइप्स का भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? एक तो एस्क्रो अकाउंट किसे बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या नियम पालन करने पड़ते हैं सेबी के कंपनी को, और अगर नियम पालन नहीं करती है तो कंपनी के साथ क्या हो सकता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ऋण पत्र किसे बोलते हैं, ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र में और शेयर में क्या फर्क होता है। अगले वीडियो में हम ऋण पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं उनको पढ़ेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का समाधान बिल्कुल होगा।